अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ इरम ज़ईन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियों का फाइनल राउंड। आज बड़ी ईद मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। लोगों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिए। कुछ लोग अब भी जानवर की तलाश में हैं। जो जानवर बच गए हैं, व्यापारी उन्हें मनमाने दामों में फरोख्त करना चाहते हैं। कसाईयों के नखरे भी किसी अफसर से कम नहीं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, कहीं कुर्बानी के लिए जानवर आ गया तो कहीं व्यापारी और शहरियों में अब भी भाव ताव जारी। कहीं सौदा बन गया तो कहीं व्यापारी अड़ गया। जो जानवर पहले खरीद चुके वो कसाई ढूंढने के मिशन पर हैं। अनाड़ी कसाई तो दस्तयाब, मगर प्रोफेशनल कसाई के नखरे किसी अफसर से कम नहीं। कुर्बानी की तैयारी के लिए छुरियों पर धार लगाने वालों की दुकानों पर भी रश लगा रहा। उधर बच्चा पार्टी कुछ घंटों के मेहमान रह जाने वालों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। कोई जानवर को आखिरी वॉक करा रहा है तो कोई तवाज़ा में लगा है। कुछ जानवरों के साथ गुजारे लम्हात कैमरे में महफूज कर रहे हैं। बड़ी ईद पर खवातीन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो किचन में मजे मजे के खाने बनाने की तैयारियों में हैं। जिन खवातीन की किचन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी, वो सजने संवरने में मसरूफ हैं। ईद में चंद घंटे बाकी रह गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश शहरियों के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गई। कराची की मंडी में 90% जानवर बिक गए हैं। लाहौर की मंडी में 20% जानवर बाकी रह गए। वक्त कम, मुकाबला सख्त, खरीदार ज्यादा, जानवर कम। ईद से चंद घंटे पहले मनपसंद जानवरों की खरीदारी शहरियों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गई। कराची में सजाई गई मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 90% जानवर फरोख्त हो चुके। मंडी के बेशतर ब्लॉक्स खाली हैं। बाकी रह जाने वाले चंद जानवरों के दाम व्यापारियों ने आसमान पर पहुंचा दिए। फरमाइशी कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़े हुए हैं। सोचा था कि शायद सस्ता हो जाएगा, लेकिन यहाँ अब तो उल्टा हिसाब हो गया है, जानवर महंगा हो गया। मंडी हमने घूमी है, सौदा भी करने की कोशिश की है, लेकिन सौदा बना नहीं। लाहौरी भी खाली मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं। शहर की सबसे बड़ी मंडी में सिर्फ 20% जानवर बाकी रह गए। अवाम की कम कीमत पर खूबसूरत जानवर खरीदने की ख्वाहिश यहाँ भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। रावलपिंडी की मंडी में भी व्यापारी अपना माल बेचकर घरों को लौट चुके हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए अभी तक जानवर नहीं खरीदा, वो परेशान घूम रहे हैं। कराची की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश लगा है, मगर जानवर मौजूद नहीं। मंडी में सिर्फ 6% जानवर बाकी रह गए हैं। एक जानवर पर 2 से 3 खरीदार है। व्यापारियों के नखरे भी आसमान पर पहुंच गए हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा सूरत हाल। देखिए, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुपर हाईवे के अगर सूरत हाल बताई जाए, आज ईद है और रात के इस पहर भी हम देख रहे हैं कि सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश है बेपना, लेकिन जानवर बहुत कम रह गए हैं। अगर कहा जाए कि सिर्फ 6% जानवर इस कुर्बानी का जानवर इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है तो गलत ना होगा। व्यापारियों के जो दिमाग हैं वो भी आसमान पर इसी वजह चढ़े हुए हैं कि यहाँ पर जो है वो खरीदार बहुत ज्यादा हैं, जानवर कम रह गए हैं। खरीदार हैं वो इंतहाई परेशान हैं क्योंकि आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी उन्हें लाजमी करनी है और जानवर इसीलिए कुर्बानी का जानवर खरीद कर भी लेकर जाना है। दिन भर हमने देखा कि कई व्यापारी अपने जानवर जो है वो फरोख्त करके यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं ताकि अपने अहल खाने के साथ ईद मना सकें। और कई व्यापारी हमने देखे तो वो बेइंतहा खुश थे और उनका यही कहना था कि जो जानवर उनकी सोच से भी जो है वो ज्यादा कीमतें वसूल करके वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ठीक है सलमान, आप हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की मवेशी मंडी में भी जानवरों की तादाद में नुमाया कमी आ गई है। व्यापारी जानवर बेचकर वापस अपने अपने शहरों को जा रहे हैं। मंडी में ग्राहकों की तादाद भी कम हो रही है। मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। पानी में अभी भी चंद घंटे बाकी रह गए हैं। लाहौर की मवेशी मंडियों के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो व्यापारी जानवर दूसरे शहरों से लेकर आए थे वो अपने शहरों को आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे भी व्यापारी हैं जिनके जानवर जो है वो अभी फरोख्त नहीं हुए। किसी के पास 2 बकरे 3 बकरे, किसी के पास 1-2 वेड़े जो है वो बाकी बच गए हैं, जिसकी वजह से अभी वो अफसरदा नजर आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो वेट करेंगे, कल तक अभी यहाँ पर ही रुकेंगे
और देखेंगे कि कोई ग्राहक जो है वो उनके पास आ जाए और आकर जो है वो उनसे खरीदारी करके ले जाए। बकरों के जो रेट मैंने यहाँ पर आकर पता किए, अभी जो मिल रहे हैं 20 से 40 हजार के दरमियान। उसके अलावा जो वेड़े यहाँ पर जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं 60 से 80 हजार के दरमियान जो है मांगे जा रहे हैं, लेकिन इनके पैसे जो है वो पहले बहुत ही ज्यादा मांगे जा रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि मंडी में उस तरह का रश भी जो है वो कम हो गया है। मंडी क्योंकि बड़े एक रकबे पर लगाई गई थी ये मंडी जिसमें मैं मौजूद हूँ पाइन एवेन्यू पे, अब उसकी लाइटें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी गई हैं। बड़ी ही महदूद जगह पर ये मंडी अब बच चुकी है। जी दानियाल उमर अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बा में कुछ घंटे बाकी रह गए। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में भाव ताव और जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड जारी है। जानवर कम हुए तो व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए। शहर इक़्तिदार की एक मवेशी मंडी में मौजूद है समा के नुमाइंदे आबिद अली, उनसे बात कर लेते हैं। आबिद, बताइएगा कौन सी मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं इस्लामाबाद की, और खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान फाइनल मार का इस वक्त कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ ये इस्लामाबाद की संगजानी के करीब मंडी लगाई गई है। वैसे तो इस्लामाबाद में इस दफा जो बड़ी मंडी थी उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। तो जो इस वक्त आबादी से थोड़ा हट के है उस मंडी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको गाड़ियां आती जाती हुई जरूर नजर आएंगी, लेकिन जो MCI की जानिब से जिस ठेकेदार को ये मंडी दी गई थी उसने यहाँ पे जितनी भी लाइट्स हैं बंद कर दी हैं। उसने अपनी तरफ से तो यहाँ पे मंडी को खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन लोग जोक दर जोक यहाँ पर आते ही जा रहे हैं। जानवर यहाँ पर बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि इस्लामाबाद की इस मंडी में ज्यादातर जो व्यापारी आते हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, वो ज्यादातर यहाँ से चले गए हैं। अब यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में जानवर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक खरीदार आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी व्यापारी अभी मौजूद हैं उन्होंने अपने रेट्स डबल कर दिए हैं। तो अभी तक मंडी लगी हुई है, लोग जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि जानवरों की तादाद यहाँ पर बहुत ही कम रह गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने आबिद अली। सुबीद है, रात जाग कर गुजारेंगे, जानवरों की सेवा करेंगे। कराची की बच्चा पार्टी कैसे अपने जानवरों की खिदमत कर रही है बता रहे हैं यासिर हुसैन। दिन हो या रात वक्त गुजारेंगे कुर्बानी के जानवर के साथ। कहीं लूडो चल रहा है, कहीं चाय की चुस्कियां चल रही हैं। कुर्बानी के जानवरों की मोहब्बत में बच्चा पार्टी ने रात की नींद कुर्बान कर दी। रात भर जानवरों की चौकीदारी की जाती है। बच्चे चारा खिलाते हैं, खूब प्यार करते हैं। हिफाजत के साथ साथ उसका ख्याल रखते हैं, उसकी सफाई वफाई करते हैं ताकि वो वायरस से बचे। असल में मेरे भाई चारा बनाते हैं और असल में हम लोग इसलिए रात में जागते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं कि कोई गाय को भूख लगी है, कोई गाय बीमार ना हो जाए, उसकी सफाई वफाई करते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी कुर्बानी के जानवर की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम लोग के बच्चे सारे बच्चे हैं, अभी स्कूल्स भी ऑफ हैं, यूनिवर्सिटीज भी सब ऑफ हैं, तो ज्यादातर सब घर में होते हैं। तो हम लोगों ने शिफ्टें बनाई हुई हैं। ज्यादा जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये लोग दिन में ज़ाहिर होते हैं, जागते हैं, तो दिन में ख्याल वाल रख रहे होते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, गाय को चारा खिलाना, ये सब करना। कराची की गलियों में इन दिनों रौनक लगी हुई है। कुर्बानी के जानवर के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। ईद उल अज़हा के पहले रोज गाय ज़िबा करने के 12 से 15 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे। कसाईयों ने रेट मुकर्रर कर दिए। बकरा 4 से 6 हजार में ज़िबा होगा, जबकि ऊंट नहर करवाना है तो 20 से 25 हजार रुपए जेब में रखे। दूसरी और तीसरी ईद पर कसाईयों की फीस में कमी आने का इम्कान है। ईद उल अज़हा के पहले रोज गाय ज़िबा करने के 12 से 15 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे। कसाईयों ने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। बकरा 4 से 6 हजार में ज़िबा होगा, जबकि ऊंट नहर करवाना है तो 20 से 25 हजार रुपए जो है वो जेब में रखना जरूरी होंगे। जबकि दूसरी और तीसरी ईद पर कसाईयों की फीस में कमी आने का इम्कान है। अमेरिका में भी मुसलमान ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मना रहे हैं। ऑनलाइन कुर्बानी भी की जा रही है। तफसीलात यासिर फरोज से जानेंगे। जी यासिर, बताइएगा। जी, अमरीका भर में मुख्तलिफ मसाजिद जितनी भी रियासतों में तकरीबन सब में ही ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो अदा की गई और भरपूर सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ रियासतों में इलिनॉय समेत कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए। इसकी वजह से मसाजिद में मुख्तलिफ औकात में जमात ईद की करवाई जा रही है। इसके बाद बहुत से लोग जो है वो कुछ फार्म्स भी जा रहे हैं वहाँ कुर्बानी के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग फार्म जाने से गुरेज कर रहे हैं और ऑनलाइन
कुर्बानी के उन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं। अब नमाज के बाद फारिग होकर वो कॉल्स कर रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ स्लॉटर हाउस में कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं। ईद उल फितर में तो वो नमाज नहीं अदा कर पाते, लेकिन ईद उल अजहा में उन्हें मौका मिला कि वो बाजमात नमाज अदा कर सकें। उन्होंने पैगाम भी दिया है पाकिस्तान में भी लोगों को कि वो अगर नमाज अदा करें तो सोशल डिस्टेंसिंग से अदा करें, गले ना मिलें। बल्कि यहाँ पर हमने लोगों को देखा कि वो एल्बो एक दूसरे की कोनियों से कोनियां मिलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जी यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद पर हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6.62 तक इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल ₹3.86 महंगा, नई कीमत ₹103.97 हो गई। डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। अवाम की महंगाई की दुहाई काम न आई। तब्दीली सरकार ने ईद पर महंगाई का नया तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6.62 फी लीटर तक इजाफा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ₹3.86, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹5 फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत ₹5.97, लाइट डीजल की कीमत ₹6.62 फी लीटर बढ़ गई। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹103.97 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹106.46 फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल के नए निर्ख ₹65.29, जबकि लाइट डीजल के निर्ख बढ़कर ₹62.86 हो गए हैं। ECC के फैसले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 दिन बाद रद्दोबदल होगा। ताहम इस हवाले से वफाकी काबीना की मंजूरी बाकी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने बड़ी ईद पर महंगाई का बड़ा तोहफा दिया है। हुक्मरान रिलीफ देने के बजाय मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। वैसी जो ना कोरोना से जो ना बड़ी परेशान है, और दूसरी जो ना हमारे मुल्क में वैसी जो ना बहुत जो ना महंगाई है, और मजीद जो ना पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया। ये जो इनके फैसले हैं तो ये अवाम दुश्मन फैसले हैं, और कोरोना की वजह से तो वैसे ही बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं और नौकरियां वैसे ही नहीं है। मुझे लग रहा है ये वो वक्त ना लेकर आ जाए कि गधा गाड़ियां चलना शुरू हो जाए, क्योंकि पेट्रोल तो बढ़ता ही चला जा रहा है। दावे लगाते थे माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अब कहाँ गया इनका एक्शन। ये तो हम सिर्फ खान साहब को पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे कि बड़ी ईद आई, उन्होंने हमें बड़ा तोहफा दे दिया। पहले उन्होंने ₹25 महंगा कर दिया, अभी फिर अगेन महंगा कर दिया है। ये उल्टा मतलब गरीबों को मार रहे, ये कौन सा रिलीफ दे रहे हैं। ईद पे तो कम से कम आप मतलब ना करें महंगा। नया ईद का गिफ्ट मिल गया है, अब देखें कल क्या होगा, कल की कल देखेंगे कैसा गिफ्ट मिलता है कल। और कराची में ईद उल अज़हा पर वाटर बोर्ड का शहरियों को तोहफा। अजीज़ाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी की लाइनों में गटर का बदबूदार पानी आ रहा है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज, ये क्या हो रहा है? सुबह ईद है और काला पानी आ रहा है लाइनों में। ये फवाद, सुबह जो है ईद उल अज़हा की नमाज अदा करनी है, कुर्बानी करनी है। अजीजाबाद वाले जो ईद उल अज़हा पे जो है शदीद परेशानी खौफ से ये परेशानी दी है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पानी की नाइलों के अंदर जो है गटर का पानी सप्लाई किया जा रहा है। अजीजाबाद का ब्लॉक 2 है, हजारों मकीन इस वक्त जो है शदीद परेशान है। वाटर बोर्ड जो है उसके जो इदारे के लोग हैं, खासतौर पर नॉन टेक्निकल MD वाटर बोर्ड जूनियर अफसर जो है, उनकी नाहेली का जो है शाखसाना ये बयान कर रहा है। अजीजाबाद के अंदर काला पानी आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ईद के ऊपर जो है खुदा का वास्ता जो है ये मसला हल करना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत की सुबह किस तरह जो है नहाएंगे, सुबह किस तरह जो है कुर्बानी करेंगे, घर में जो है गटर का पानी मौजूद है, परेशानी हो रही है, लेकिन MD वाटर बोर्ड हो या वाटर बोर्ड हुकाम वो इस मसले में तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज। कराची की कई ईदगाहों में बारिश का पानी अब तक जमा है। लियाकताबाद और न्यू कराची में ईदगाह और मसाजिद जाने वाले रास्तों का हाल भी बुरा है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। पिछले साल जो बारिश हुई थी ये उसका जो ना खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। आप यकीन करें कि मेरे को नमाज पढ़ने के लिए इतनी परेशानी होती है कि मेरे को दूसरी जगह पे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना पड़ रहा है। अभी ईद के दिन पे भी क्या घर पे नमाज पढ़ेंगे? बुजुर्ग शहरी का गुस्सा गलत नहीं। न्यू कराची सेक्टर 11D में वाक़ ईदगाह में गुज़िश्ता साल होने वाली बारिश का पानी अब तक मुंह चढ़ा रहा है। रही सही कसर चंद रोज पहले होने वाली बरसात ने भी पूरी कर दी। ईदगाह में 2 साल से नमाज अदा नहीं की जा सकी। बहुत परेशानी के आलम में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और यकीन करें कि जिस तरह से हम सर्वाइव कर रहे हैं हम जानते हैं। पिछले साल भी यहाँ पर ईद की नमाज नहीं हो सकी थी, और इस साल भी यही सिचुएशन है। तकरीबन 3 महीने तक ऐसी रहेगा। यहाँ की ये ऐसी कंडीशन रहती है हर साल हमेशा। बीमार शहर कराची का हाल कुछ अच्छा नहीं। अर्बन फ्लडिंग के बाद लियाकताबाद की गलियां भी काले पानी की लपेट में हैं। ये मस्जिद के अंदर तक जा चुका था, हमने मस्जिद को भी सफाई करी और ये पूरा महल्ले में आगे सबके घरों में आया। बहुत परेशानी हुई है। पहले ही मारा हुआ था आटे, चीनी, दाल और बिजली में, अब गंदे पानियों में मार दिया है।
कुछ रह गया? कौन आया बताएं? आप देख रहे हैं ना आपके सामने। शहरी कहते हैं बातों से कुछ नहीं होने वाला। कराची की हालत सुधारने के लिए सूबाई और शहरी हुकूमतों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। आधे से ज्यादा कराची क्यों डूबा? वज़ीर आला सिंध ने नाले ओवरफ्लो होने का सारा मलबा ग्रीन लाइन मंसूबे पर डाल दिया। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर न करने का शिकवा भी कर दिया। अहम इजलास के दौरान कोर कमांडर कराची ने तजवीज़ दी कि सीवरेज सिस्टम को जदीद निज़ाम के जरिए ठीक किया जाए। दूसरी जानिब पाक फौज और सूबाई हुकूमत ने शहर के बरसाती नालों पर कब्जा खत्म कराने पर इत्तेफाक कर लिया। 3 बड़े नालों की सफाई FWO करेगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कराची डूब गया, मगर कोई जिम्मेदार शर्म से डूबने को बिल्कुल तैयार नहीं। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुराद अली शाह ने 2 टोक कह दिया कि नागन चौरंगी और अतराफ का इलाका ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की वजह से डूबा। वफाक ने सूबाई हुकूमत से पूछा, न मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की। मंसूबा पूरा करने के लिए कई जगहों पर नाला बंद कर दिया गया। गुजर नाला, लियाकताबाद और शेरशाह सूरी रोड पर ग्रीन लाइन की वजह से ही मसला पैदा हुआ। वजीर आला ने ग्रीन लाइन मंसूबे के डिजाइन को ही डिफेक्टेड करार दे दिया। इजलास में कोर कमांडर कराची और चेयरमैन NDMA भी शरीक थे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। इस काम में FWO भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। मुराद अली शाह ने कहा, सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। इस काम को S3 मंसूबे का हिस्सा बना रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में नालों पर तजावुजात खत्म करने पर जोर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी के जाली हुकूमत और जाले चेयरमैन पर लफ्जीवार थमे नहीं। कहते हैं बिलावल को इंतजामी उमूर और सियासत का कोई तजर्बा नहीं। कराची डूब रहा था और ये लोग केक काट रहे थे। कोई पता नहीं सियासत का, इसको बच्चों की तरह असेंबली में खड़े होकर रोता रहा है। कोई पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, कोई आस्तीन चला के कभी दफ्तर में नहीं बैठा, कोई नौकरी नहीं की। वो दफ्तर भी कोई है कि नहीं है? तो सरदारी इनकॉर्पोरेटेड का दफ्तर होगा ना कोई। ओमनी ग्रुप का दफ्तर हमें पता है, लेकिन वहाँ भी जाके काम नहीं किया इसने। मोटरसाइकिल चला रही आती नहीं है, रॉकेट में जाके बैठ गए कि मैं रॉकेट उड़ा लूंगा, मैं वो कान में लगा लूंगा। सैलाब आया हुआ है तुम्हारे सूबे में, गटर में से लोगों की लाशें निकल रही हैं, तुम लाहौर में केक काट रहे हो। पार्टनरशिप कर ली है, नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड करेंगे, उसके साथ कर रहे हैं मौसूफ पार्टनरशिप, जो इनके वालिद साहब के पेट को काट के रोड पे घसीट के करप्शन का पैसा निकालने वाले थे। इस सरदारी को लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम क्या? मैंने तो कहा था विल दिखा दो, विल, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक स्कैंडल ब्रेक करके दूंगा। मुराद अली साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, ओमनी ग्रुप की GIT बनी, उसका पहले जवाब दो। 18वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर कानून को दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कराची के लोग डूबे जाएं, कोई सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही तो प्राइम मिनिस्टर खामोश बैठा रहे। कराची की सफाई के हवाले से फौज की तैनाती। पीपल्स पार्टी ने पहले इमरान खान के फैसले को खुशाइन करार दिया और एक रोज बाद ही यू टर्न लेते हुए फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह किया। पर हो या मुल्क के अंदर हो तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, अपना काम करते हैं और मदद करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA से कहा है तो हम वेलकम करते हैं। ये है सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, जो कल तक वजीर आजम के फैसले को खुशाइन करार दे रहे थे और फिर एक रोज बाद ही पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया। कराची की सफाई के हवाले से फौज की तैनाती के इमरान खान के फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। कहा कि फौज पर पहले ही आम जिम्मेदारियां हैं, फौज को ना लाया जाए। कराची में सफाई के लिए इदारे मौजूद हैं, इमरान खान सियासत के लिए फौज को ना घसीटें। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सिंध हुकूमत के वज़रा ने मुलाकात की। सूबाई वजीर सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने बिलावल को ब्रीफिंग दी। सईद गनी का कहना था कि MQM और PTI के मुंतखब नुमाइंदे आवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि इंतजामी तौर पर MQM की शहरी हुकूमत के तहत कराची में निकासी का निजाम तबाह हो चुका है। बिलावल ने कराची के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के किरदार की हौसला अफजाई की।
بلاول بھٹو وفاقی وزیر علی زیدی کے نشانے پر آئے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما جیالے قائد کی طرز سیاست اور نا تجربے کاری کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ یہ کیا بچوں کی طرح اسمبلی میں کھڑے ہو کر روتا رہا جیسے کسی نے بکری چوری کر لی اس میں، چیخ چیخ کے۔ ابھی میں نے خرید لی ہے اسمبلی کے لیے کہ جب یہ موصوف کھڑے ہوں گے نا ان کو بڑا دیر اعتراض آیا، کوئی پتہ نہیں سیاست کا اس کو، آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے جوان کندھے ہیں، ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ کیا مخلوق ہے یہ، کون سی مخلوق ہے؟ جوان کندھے ہیں، ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بلاول فضل الرحمان سے ملے یا گل رحمان سے ان کا سیاسی قد نہیں بڑھے گا۔ علی زیدی نے بلاول کے گل رحمان سے ملنے کی بات کی، سوال ہوا تو بولے شبلی فراز سے پوچھ کر بتائیں گے کہ گل رحمان لوکل ہے یا امپورٹڈ، کون ہے یہ گل رحمان، کہاں سے آئے ہیں یہ گل رحمان، کیا اپوزیشن کی سیاست میں کسی پراسرار کردار کی انٹری ہو چکی ہے؟ وہ فضل الرحمان سے ملے یا گل رحمان سے ملے، جس سے بھی ملے، اس سے ان کی سیاسی ساکھ میں کوئی اضافہ ہوگا نہیں۔ کبھی فضل الرحمان اور گل رحمان اور پتہ نہیں کن کن رحمانوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، یہ میں شبلی صاحب سے پوچھوں گا گل رحمان لوکل ہے کہ امپورٹڈ ہے، بیکاز یہاں تو بہت سارے میں نہیں جانتا، میں تو بلاول والے گل رحمان کو نہیں جانتا، سونا بہت ہے، ان سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو۔ مجھے پہلے بتائیں وہ لوکل ہیں، لوکل اسمبلڈ ہیں، امپورٹڈ ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ تمہاری تو پوری جائیداد ہی تمہیں ورثے میں ملی ہے جو ملک سے باہر ہے، وہ کون سا فرشتہ دے گیا تمہیں؟ پتا نہیں وہاں بھی کون سا وہ گل رحمان کو ملا ہوگا جو دے گیا اتنے سارے ایسے۔ فضل الرحمان کبھی گل رحمان، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کون چکر ہے۔ حکومت سندھ نے کراچی میں قربانی کے لیے 120 مقامات مخصوص کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن شہری اپنے جانور کو گھر سے دور لے جا کر قربانی کرنے کو تیار نہیں۔ خورشید عالم رپورٹ کریں گے۔ اب جانور گھر کے سامنے نہیں بلکہ مخصوص مقام پر ہی قربان کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن عوام نے یہ فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ کہتے ہیں گھر سے دور جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی پاسبلٹی نہیں ہو سکتی نا کہ ہم جانور لے کے جائیں، وہاں پہ جا کے کٹوائیں پھر لے کے آئیں۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم گھر کے باہر کٹوائیں اور گھر میں لے جائیں۔ گورنمنٹ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو کم از کم ہمیں فیسیلیٹیٹ تو کرے، بتائے تو، کیونکہ ہمیں ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ملی کسی کے حوالے سے۔ بلدیاتی نمائندوں نے بھی سرکاری اعلان پر عمل درآمد کو ناممکن قرار دے دیا۔ گورنمنٹ نے اعلان کیا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں سمجھ سے بالا تر ہے بالکل، کہ عوام کس طرح سے گراؤنڈ میں لے کے پہنچے گی، وہاں سے کس طرح لے کے واپس اپنے گھروں کو جائے گی، ٹائم کنزپشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ کراچی کے شہری کہتے ہیں حکومت اپنا کام ہی پوری ایمانداری سے کر لے اور علائشیں بر وقت ٹھکانے لگا دے تو کورونا سمیت دیگر بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرامین الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ اور جناب قصائی کے پاس ایک ایسی چھری بھی ہوتی ہے جو پوری قربانی میں صرف ایک بار ہی استعمال ہوتی ہے۔ وہ نہ تو کسی کو اسے ہاتھ لگانے دیتا ہے نہ ہی اسے گوشت بنانے میں استعمال کرتا ہے۔ یہ کون سی چھری ہے؟ آئیے جانتے ہیں فیصل آباد سے عبداللہ کی رپورٹ میں۔ یہ ہیں فیصل آباد کے ظہیر بھائی، جسے تلاش ہے تیز دھار تکبیر والی چھری۔ انتہائی تیز دھار والی یہ چھری قربانی میں کتنی بار استعمال ہوتی ہے، انہی کی زبانی سن لیجئے۔ اس کو ایک مرتبہ تکبیر کے اوپر ہی استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو دوسرے کام میں استعمال کریں گے تو پھر اس کی یہ دھار خراب ہو جائے گی، جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی دوسری مرتبہ تکبیر پہننے سے۔ عام چھریوں سے منفرد تکبیر والی چھری کی دھار لگانا بھی آسان نہیں۔ اس چھری کی دھار عام چھریوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ تکبیر کی چھری لگانے میں میکسیمم 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ مارکیٹ میں تکبیر والی چھری کی قیمت 1000 روپے تک ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں جانور کو بغیر تکلیف دی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے یہ تکبیر والی چھری اہم خصوصیات کے ساتھ انتہائی اہمیت کی حامل بھی ہے۔ کیمرامین رضوان صابری کے ساتھ عبداللہ سما، فیصل آباد۔ اس وقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔